चलिए ठीक है। आज क्वेश्चन को आधा आधा में बांट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 के बाद और 91 से पहले। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 91 इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ठीक है। कह रहा है कि एक दुपहिया के सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट है। परिधि मतलब क्या? मतलब कहने का सेंस हुआ कि एक परिधि का मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी 6 फीट होगी। अगर किसी चक्के की परिधि निकालते हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि एक बार अगर वो पहिया पूरा लुढ़का कंप्लीट राउंड तो उतने एक चक्कर में कितने दूरी तय करेगी तो वो 2 पाई आर के बराबर होगी। तो आपके पास में 2 पहिया है, एक की परिधि 6 फीट है और एक की परिधि 9 फीट है। ठीक, इसका मतलब एक जितने समय में 6 फीट चलेगा उतने ही समय में दूसरा 9 फीट चलेगा। लेकिन शर्त यह है एक राउंड में, लेकिन शर्त यह भी है कि परिभ्रमण की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि 18 फीट की टोटल दूरी दोनों को तय करना हो तो जिसकी परिधि 6 फीट है उसको कितना चक्कर चलना पड़ेगा और जिसकी 9 फीट है उसको कितना चक्कर चलना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि छोटे वाले चक्के को 3 चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितना कि बड़े वाला 2 चक्कर में तय करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 18 फीट की दूरी तय करने में छोटे वाले चक्के को एक चक्कर ज्यादा लगाना पड़ा। हाँ या ना? लगाना पड़ेगा। मतलब मिनिमम 18 फीट की दूरी के लिए छोटे वाले चक्के को अगर 3 चक्कर लगाना पड़ेगा तो बड़े वाले चक्के को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? 2। ये 3 चक्कर में जाएगा और ये तो हर एक चक्कर ज्यादा चलेगा कितने फीट के लिए? क्वेश्चन के मुताबिक कितना फीट परिभ्रमण ज्यादा है? तो इसका मतलब एक की जगह पर अगर 10 है तो उसके लिए कितने फीट की दूरी तय करनी पड़ेगी? तो आंसर क्या होगा? 180। अब क्लियर यहां तक? फिर से समझना है कि हो गया क्लियर? जैसे कहने का सेंस ये हुआ कि एक चक्का जितने भी रेडियस का होगा पता नहीं, लेकिन इसकी परिधि है 6 फीट। तो परिधि अगर 6 फीट है तो एक चक्कर में ये 6 फीट जा सकता है और दूसरा जो चक्का है वो बड़ा चक्का है। ठीक, इस बड़े चक्के की परिधि है 9 फीट, त्रिज्या जो भी हो ये एक चक्कर में 9 फीट जा सकता है। कितना? 9 फीट जा सकता है। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी अगर सेम हो तो मिनिमम डिस्टेंस मान लिया कि 18 फीट है, तो 18 फीट अगर ये भी चले तो कितना चक्कर लगाएगा? 3 चक्कर। 18 फीट ये भी चले तो कितना चक्कर लगाएगा? 2 चक्कर। तो हर एक 18 फीट के लिए छोटा वाला चक्का बड़े वाले चक्के से एक चक्कर ज्यादा लगाएगा। हाँ या ना? तो हम कहेंगे कि ये जो इसका चक्कर है हर एक 18 फीट की दूरी के लिए एक चक्कर ज्यादा है। क्वेश्चन के मुताबिक 10 चक्कर ज्यादा है। तो 10 चक्कर ज्यादा है तो उसके लिए फीट कितनी हो जाएगी? 180 फीट हो जाएगी। अब अगर फिर से वापस चेक करने का मन करे तो चेक कीजिए। 180 फीट की दूरी 6 फीट के हिसाब से अगर चलेगा तो 30 चक्कर, 180 की दूरी 9 फीट के हिसाब से चलेगा तो 20 चक्कर। तो क्या 30 चक्कर वाला 20 चक्कर वाले से 10 चक्कर ज्यादा चला कि नहीं चला? अब क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 92, किसी भिन्न के अंश, भिन्न का अंश ऊपर वाले को कहते हैं,
मुन्ना चाय ले लीजिएगा, सिर बहुत दर्द कर रहा है आज। हर कितने हो गए डी? 20% की वृद्धि हो गई तो 120% होगा, और हर में 5% की कमी हो गई तो 95% होगा, और दोनों के रेशियो बढ़ने के बाद 5/2 हो जाते हैं। जैसे ही 5/2 हो जाएगा तो इसका मतलब ये कटेगा 24 टाइम्स और ये कटेगा 19 टाइम्स। तो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 95/48। कभी कभी क्या करेगा, ऑप्शन में जानबूझ के लिख देगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जिसके ऊपर वाला वैल्यू कम होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसके ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, या उसी को लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो आंसर हो गया 95/48। अब यहां ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी हमारे पास में a प्लस बी बाई a माइनस बी के रूप में कोई फ्रैक्शन दे दे जो बराबर में c बाई डी के हो जाती है, तो रूल रेगुलेशन याद नहीं भी हो तो भी चलेगा, बस सवाल जल्दी से निपट जाना चाहिए। तो ये बेसिकली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फ्रैक्शन जो होती है, जो चीजें जुटती और घटती है वो नीचे वाला होता है। अब जो बाएं तरफ लगा है तो दाहिने तरफ तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब वो क्या होने लगेगा, ऊपर में जाके जुटेगा और नीचे में जाकर के घट जाएगा। मतलब आप यहां से यहां और यहां से यहां जाइए, ऊपर वाले प्लस नीचे वाले माइनस, जो प्लस और माइनस होगा वही डिनोमिनेटर होगा। ठीक, अब गौर करने वाली बात है, आपका वैल्यू में इसमें ये ऐड हुआ और इसी में ये क्या हुआ, लेस हुआ, और 2 क्या है, ये 1 है। तो मैं कहूंगा बाएं तरफ का भिन्न क्या होगा, √3 माइनस एक्स, और बट्टे में क्या होगा, सॉरी प्लस एक्स, और बट्टे में क्या होगा, √3 माइनस एक्स। अब बाएं तरफ में तो a प्लस बी बट्टे a माइनस बी था, दाहिने तरफ में तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, उसको कंपोनेंडो में ले जाएंगे तो 2 और 1 3, बट्टे 2 में से 1 गया 1। सेम प्रोसीजर अगेन, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 3 प्लस एक्स बट्टे 3 माइनस एक्स बराबर 9 बट्टा कितना। अब फिर से आप सोच के देखिए, 9/1, फिर से क्या हो रहा, 3 में जितना जुट रहा उतना ही घट रहा, तो वो कौन सा वैल्यू है, नीचे वाला। सेम बाएं तरफ में 9 और 1, और 9 में से 1 गया तो x का मान कितना हो गया, 10/24, यानी 24 बट्टे कितना हो जाएगा, 10। x का मान कितना हो जाएगा, 24/10, यानी 12 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 इसका उत्तर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कौन से रूल पर गया है, पता चल गया ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के रूल पर है। क्लियर यहां तक। YouTube पर जो लाइव रहते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंबाइंड करके लिख देता हूं कि a प्लस बी बाई a माइनस बी का, और दाहिने तरफ में जो है c प्लस डी बाई c माइनस डी अगर है तो जो चीजें बार बार जुटती और घटती है वो नीचे वाला वैल्यू है। इसका मतलब a बाई बी और c बाई डी का कंपोनेंडो डिविडेंडो ऊपर है, ऊपर वाले का कंपोनेंडो डिविडेंडो नीचे है। अगर कोई एक कंपोनेंडो डिविडेंडो में दिखाई दे और एक फ्रैक्शन में दिखाई दे, तो एक को हम फ्रैक्शन में और दूसरे को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में प्लस माइनस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ढेर सारे कैलकुलेशन से हम लोग बच जाएंगे। पिछले क्लास में डिस्कशन करा रहे थे, इसमें गुना था जिसमें 2 टर्म गया n तक और इन्फिनिटी तक।
दूसरा क्या होता है, जब यहाँ पे 2 हो जाती तो आप में से कोई हमसे पूछता ही नहीं। अगर यहाँ पे 6 हो जाएगा तो कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन 2 और 6 के बीच में 3 सवाल हमेशा फंसेगा, लेकिन हम किसी से नहीं पूछेंगे लाजे लिहाजे, फिर 12 के इंतजार में रहेंगे। तो आज के बाद से ध्यान रखना है कि सारे सवाल के लिए एक रूल। तो अगर मान लीजिए ए का प्लस अगेन ए प्लस अगेन ए प्लस, ये फॉर ऑल वैल्यूज है इनफाइनाइट तक। तो क्लू पॉइंट याद रखिए, 4a प्लस 1 हमेशा रहेगा, बट्टे में 2 भी हमेशा रहेगा, गारंटी है। बस यहां अगर माइनस है सब में तो यहां माइनस, और प्लस है तो +1/2। ये दोनों सवाल के लिए एक जवाब है, ठीक है। इतना ही नहीं, 2 सवाल और क्रिएट होगा। अगर पहले में प्लस और दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस और चौथे में माइनस, और ये प्रक्रिया अगर अनंत तक चलता रहे तो उस केस में बस थोड़ा सा क्लू पॉइंट चेंज होगा। 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2 यहां पर भी, प्लस माइनस 2 यहां पर भी, ठीक है। बस शर्त ध्यान रखिएगा, प्लस से शुरू हुआ तब माइनस प्लस चलेगा तो ऊपर वाला, और अगर माइनस से शुरू हुआ तो दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में माइनस, चौथे में क्या आएगा, तो माइनस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूं, पहले हमको चाय पी लेने दीजिए। यानी कुल मिला के 4 क्वेश्चन प्लस और माइनस पे क्रिएट होगा, और 2 क्वेश्चन केवल गुना पे क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए, मैं चारों क्वेश्चन को अलग अलग लिख देता हूं, अलग अलग डेटा के साथ। जैसे मैंने कहा सब में प्लस ही रहेगा, ये बीच में रुकता नहीं है, ये अनंत तक चलता है। या आइदर सब में माइनस ही होगा, या एक में प्लस से शुरू होगा, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, चौथे में माइनस अनंत, और पांचवा हो सकता है कि शुरू हो जाएगा इससे, √7 माइनस प्लस 7 माइनस प्लस अनंत तक। प्लस माइनस वाले के लिए क्या बोले, 4a माइनस 3 ऑलवेज, प्लस से स्टार्ट होगा तो +1/2। अब माइनस वाले से क्या बोले थे, 4a माइनस 3 ऑलवेज, माइनस से स्टार्ट हुआ तो -1। और सब में अगर प्लस है तो 4a + 1 दोनों के दोनों में रहेगा, जैसे उसमें था वैसे ही। लेकिन प्लस वाले सवाल में +1/2, अब माइनस वाले सवाल में -1/2। ये किसी भी वैल्यू पे लागू होगा, जिसमें कि 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 के अलावे 1, 3, 5, 7 सब पे लागू होगा। तो अब हम सीधे वैल्यू रख देते हैं, 4, 5, 6, 20 और 1 क्या होगा, √21 + 1/2। ये क्या होगा, 4 × 11 44 और 1 45 लिख दूं सीधे, तो √45 - 1/2। इसमें अगर करते हैं तो √13 प्लस से शुरू हुआ तो +1/2। इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएगा, 4 × 7 = 28 में से 3 गया कितना, 25 - 1/2। तो इसका संयोग से आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 आ जाएगा, लेकिन इसका इरेशनल फॉर्म में ही रहेगा। अब होता क्या है कि सॉल्यूशन तो हम कर लिए, लेकिन समस्या यह है कि ऑप्शन मेरा मैच ही नहीं करेगा। अब ऑप्शन क्या दे देगा, इतने और इतने के बीच में। तो उस चीज को मैं समझाता हूं कि कैसे बनाते।
जैसे इस सवाल का उत्तर क्या होगा, पहले उत्तर निकालिए। √4a+1, तो 4 गुना a+1, सारे सवाल में +1 है, /2। तो इसका उत्तर बेसिकली होगा √5+1/। अब मान लीजिए कि √5 का मान तो चलिए 2.236 आपको याद है, लेकिन √58 का तब कैसे निकालेंगे? तो उस केस में निकालते नहीं है, रेंज पकड़ते हैं। √5 से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिसका रूट आप निकाल सकते हैं एग्जैक्ट? √5 से पहले कौन सी होगी? इन दोनों के बीच में ही आपका आंसर है। इसी को कहते हैं रेंज। जब भी कभी भी कोई भी इरेशनल फॉर्म के नंबर के बाएं और दाएं के बीच में नंबर निकालना हो, तो ठीक बाद वाली परफेक्ट स्क्वायर और ठीक पहले वाली परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कहीं पर वो प्लॉट होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 1 3 तो 1 पॉइंट, और 3 और 1 4 2। आपका उत्तर 1.5 और 2 के बीच में है। ये 1 के बराबर तो है नहीं, 0 और 1 के बीच में है नहीं, 1.5 और 2 के बीच में है, तो 2 से तो ऊपर होगा नहीं। तो 1.5 और 2 के बीच में कौन आता है? 1 और 2 भी है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो 1 से 2 के बीच में नहीं आएगा, 1.5 और 2 के बीच में इसका आंसर है। मतलब आप अगर सिद्ध करना चाहें तो हम कह सकते हैं √5 का मान 2.236 प्लस 1 /2, तो 3.236 /2, तो 1.618 हुआ। आप बताइए 1.6 1.5 से ऊपर है कि नहीं है? तो ये 4 क्वेश्चन एकदम क्रिएट करता है, इस पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन में होता क्या है कि आजकल एक नया ट्रेंड भी चल गया है, 2 लो 1 लो फिर जोड़ो फिर जोड़ो फिर जोड़ो फिर जोड़ो। परीक्षा के लिए ठीक नहीं रहता है। कोशिश करिए, ये कितना है 3/2, तो ये है 2/3, हाँ या ना? तो ये पूरा क्या होगा 5/3, तो यहां तक हो गया 3/, जो कि आप बेसिक सिंपली कर सकते हैं। ये पूरा कितना हो गया 8/, तो पूरा हो गया 5/, अब 5/8 हो गया तो 13/8 होगा, 13/8। लेकिन जब सब में एक ही का कंटिन्यूअस चलेगा, इसी को कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, तब क्या करेंगे, सबसे नीचे का डिनोमिनेटर 2 और उसके बाद कौन है 1 है ना, तो 2 और 1 कितने हो गए? तो क्या करते हैं 1 2 को पहले सजा लेते हैं। ध्यान से यहां देखिएगा, पहले तो मैंने लिखा 1 और क्या है 2 है ना, लास्ट में फ्रैक्शन सजाइए। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 8 और 5 13। आपने कितना बार जोड़ा है? कितना बार जोड़ा आपने? 4 बार, तो 4 ही बार है 1 है 1। तो लास्ट में जो मेरे पास बचता है वही फाइनल आंसर होता है, 13 कितना 8। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, होने में कोई काम का, तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि ये वहीं पर लगेगा जहां पर सब में 1 रहेगा। कहीं पर भी टोनिया के अगर 2 कर दिया ना, तो पूरा परीक्षा बैठले रह जाता है विद्यार्थी, कौन बताया था, कहां बताया था, कब बताया था, बता के तो चल गया, मेरा बन क्यों नहीं रहा। तो ये हो गया 13/8। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो 2 गुने 13/8 प्लस 7/4, 13 7 20/4, आंसर किसके 5 के। पांच में अब सी और डी दोनों 5 है, तो हम अगर सी मारे आप और हम अगर डी मारे तो गलत तो हम दोनों में से कोई नहीं ना है। तो आपका मन जो भी करे हम इसको लोली मोड़ के 6 कर देते हैं। अब तो ठीक हो गया ना,
अब आपको जिद पे अड़ जाना है तो आप इसको 5 कर दीजिए, उसको लोली मोड़ के 6 कर दीजिए। हमको फाइनल आंसर क्या होनी चाहिए? 5 सही। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 96 में मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी भिन्न में बड़ा और छोटा देखना हो, और अगर रात में मेरे चैनल पे आप लाइव होंगे तो मैं हमेशा कहता हूं, अब मैं इकलौता टीचर भी हूं जो लॉजिकली गलत हूं, प्रैक्टिकली सही हूं। जब हम एगो में जीरो बढ़ाएंगे तो सब में जीरो बढ़ाएंगे। मैं इतना खराब गणित का विद्यार्थी हूं कि हमको 7 में 9 से भागा देना नहीं आता है, ये मान के चलिए। लेकिन हम 70 में 9 से बलबला के आंसर कह सकते, 9 सत्ते 63। आप भी कह सकते 13 अट्ठे, तो ये 8 से ज्यादा है, बाकी सब 7 सत्ते 49, 11 अट्ठे 88 और 9 सत्ते, इसलिए मैं गणित का सबसे खराब आदमी हूं। तो आप कहेंगे जीरो कहां से लाए? अपनी मर्जी से लाए। कोई दिक्कत है किसी को? चाह दीजिए तब, एगो जीरो बैठाना है बस। अच्छा, 7 में 9 से भागा देना कितना टिपिकल काम है? हाँ, गुना कैसे? भागा दीजिएगा तो क्या होगा? 9 अट्ठे 72, 8 से कमे न होगा। 11 अट्ठे 88, अप्रोक्सीमेट क्या होगा? 8 नहीं, भागा 8 से थोड़े देते हैं, यहाँ पे तो 7 मर्तबे लग रहा। भागा देने के बाद दशमलव। अब कहेंगे सर दोनों तो ठीक है जा रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा है। 11 अट्ठे 88 के बाद 11 का 11, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 13 अट्ठे 104, 6 शेष बच रहा है, 8 दशमलव। हमको चाहिए सबसे बड़ा भिन्न। देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं अगर आपसे पूछूं 15 3, तब क्या बोलेंगे? 18 बोलेंगे। अब मैं कहूं 3 15, तो आप पहले पलटेंगे। मैं कहूं किसी को 97 3, तो कहेगा 100। कहूंगा 3 97, तो 3 97, 97 3 100। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। छोटी संख्या में भागा देना टिपिकल काम है, तो बड़ी संख्या में भागा दीजिए। बड़ी संख्या में भागा दिए तो एक में परिवर्तन किए तो सब में क्या कर दिए? अब आप बताइए, 7 से 9, 9 में मतलब 7 में 9 से भागा देना था, अच्छा नहीं लग रहा था, 70 लगा दिए तो मेरा दिमाग क्लिक करने लगा, 9 सत्ते 63। अब समझ गए? हाँ, डिफरेंस के आधार पे भी बना सकते। सबसे खराब मेथड, सबसे खराब मेथड डिफरेंस, कंपैरिजन, एलसीएम और डेसिमल। अगर कोई भी लगाता है तो मैं लिख के देता हूं, रट्टा मार के सुबह में आया है, शाम में फरिया रहा है। डिफरेंस 1381 बट्टे 1992 पे नहीं लगेगा, फंस जाएगा सब मामला। 500 मीटर लंबे, 300 मीटर चौड़े और 30 मीटर मतलब चौड़ा खेत में से गड्ढा कितना खोदा गया है? 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 24 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। सबसे पहले अगर गड्ढा आप खोदे हैं तो क्षेत्रफल कम होगा कि ज्यादा होगा? क्षेत्रफल ज्यादा होगा, सरफेस कम हो जाती है। यानी जैसे ही समतल पर से हम गड्ढा खोदेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्योंकि तली आ जाएगा, दीवार आ जाएगा, लेकिन सरफेस कट जाता है। और मिट्टी जब हम बिछाते हैं तो खोदे गए जगह पे मिट्टी बिछाते हैं या बाकी बचे हुए जगह पे? तो आपके पास जो खेत पहले था वो 500 बाई 30 का था, उसमें से आप 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा गड्ढा खोद लिए, तो आपका जो क्षेत्रफल है जिस पे आप मिट्टी बिछाएंगे वो तो इतना ही बचा ना, रेस्ट पार्ट। और इस पे जब मिट्टी बिछाएंगे तो कितना मीटर ऊंचाई लेगा या सेंटीमीटर ऊंचाई लेगा? और कौन सी मिट्टी बिछाएंगे? जो आप खोदे हैं, हाँ या ना? तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 दूनी 48 या 144 पे डबल जीरो, और डिवाइड बाई 15,000 में से 600 गया तो 14,600। आप देखिए ठीक से, एग्जैक्टली क्लोजर वैल्यू टू 1 है कि नहीं है? क्योंकि 144 146 को काटिएगा तो 72 73 ऑलमोस्ट क्या है? 1 के बराबर है ना, 1 से ज्यादा होगा। और 1 मीटर हुआ ना, ये मीटर में है तो 1 मीटर, यहां पर 0.1 ही है। हाँ, जैसे मान लीजिए, जय श्री राम, मान लीजिए कि ये
पूरा आपके पास में खेत है जो 500 बाई 30 का है, ठीक। आप इसी खेत में से कोई गड्ढा खोदे जिसकी लंबाई है 30 और चौड़ाई है, तो इसके गहराई जो भी हो उससे मतलब हमको नहीं है। सरफेस जो काटेंगे तो बाकी किस पे मिट्टी फैलाएंगे। तो पूरा 15,000 में से 600 घट गया तो 14,600 घट गया 14,400 होगा, 14,400 तब एग्जैक्टिव 1 हो गया। यानी 14,400 क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी को फैलाएंगे, जो निकाले हैं। निकाले कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आपने मिट्टी निकाला 14,400 घन सेमी या घन मीटर। अब फैलाना किस पे है, 14,400 एरिया पर, तो कितना हाइट लेगा। और चूंकि सब मीटर में ही है तो आंसर क्या होगा, 1 मीटर। अब क्लियर यहां तक, वन क्लियर। इसको 3D पर ले जाइए। जैसे मान लीजिए, काहे बनाएंगे 3D, 2D पे नहीं बन जाएगा। मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, पहले ये बताइए, ये क्लियर हुआ। ये 500 बाई कितना है, गड्ढा इसी में खोदना है। उस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई क्या है, 30 बाई, तो ये एरिया 600 है। इससे खोदी गई मिट्टी को आप किस पे बैठाएंगे, तो इधर का एरिया कितना बच गया, 14,000। इसमें से आप मिट्टी खोदे और किस पे बैठा दिए, इसी पर बैठाएंगे। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर होगा। तो जो रेस्ट एरिया है 14,400 वही ना ऊपर उठेगा। और कितना उठेगा, तो जितना मिट्टी फैलाएंगे। मिट्टी फैलाए कितना है, मिट्टी फैलाए है 30 बाई 20 बाई 24। गहराई भी लिए हैं आप। अब तो समझ गए, अब क्लियर, कोई कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 98। पहले 12 घंटे में भर जाता था, लेकिन रिसाव के कारण 14 घंटे में भर रहा है। पहले 12 घंटे में भर जाता था टंकी, रिसाव के कारण, इसका मतलब भरने वाला अकेले ए था, लेकिन जब रिसाव होने लगा तो भरने वाला और खाली करने वाला 2 लोग वर्क करने लगे। तो आपको याद होगा हमने कहा था प्रोडक्ट बटे डिफरेंस जब घटाने की बारी आएगी तो सीधे सीधी उत्तर क्या होगा, 84 घंटे। और 84 घंटे किसका आएगा, जाहिर सी बात है ए दिया हुआ है तो किसका आएगा, बी का आएगा। दूसरा तरीका क्या था, मान लिया कि 84 लीटर की टंकी थी। अब आप कहेंगे कि सर इसका तो और भी कुछ मान सकते थे, 84 मानिए कोई दिक्कत नहीं। अगर 84 की टंकी थी तो पहले कितना लीटर भर जाता था, 7 लीटर, लेकिन आजकल कितना भर रहा है, 6 लीटर। तो आप बताइए 1 लीटर कहां जा रहा, किसकी क्षमता है वो, खाली करने वाले की। 1 लीटर खाली कर सकता है 1 घंटे में, तो 84 लीटर खाली करने में 84 घंटे लगेंगे। अब क्लियर। इसीलिए हमने कहा प्रोडक्ट बाय डिफरेंस। किसी संख्या को 6 से गुना किया, उसके बाद उसमें 15 जोड़ दिया, जो परिणाम आए उसमें 3 से भागा दिया, उसके बाद जो मूल संख्या है उस मूल संख्या के 3 गुने के भागफल से घटाया, यही ना है, 2 गुने से। यानी मूल संख्या के 2 गुने को भागफल से घटाया, तो बताइए रिजल्ट क्या होगा। तो जरा सोच के देखिए, यहीं से 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंचे और 2x और 2x क्या हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 5 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 51 से लेके 153 तक अगर हम जोड़ते हैं तो यहां से यहां तक कुल कितनी संख्या है, 103 की 2, 103 संख्या है। नंबर ऑफ टर्म्स 103 है।
और नंबर ऑफ टर्म्स 103 है, और हम जानते हैं एवरेज कितना होगा 153 प्लस 51 बट्टे कितना, और हम सब लोग जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज बराबर सम के। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आया है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर निकालना हो तो ये हो गया 102, तो 103 और गुने 204 भागा 2 तो 102 हुआ ना, तो 100 3 2 5 0 6 10,506। दूसरा तरीका क्या था, 1 से 153 तक आप जोड़िए, उसमें से 1 से 50 तक थोड़ा सा लेंदी हो जाती है। क्लियर यहां तक। अब चलते हैं 1 नंबर से जो हमारा था। पहला नंबर सवाल कह रहा था 76 नंबर, 2 साल के लिए अगर ब्याज दर 1% बढ़ जाए तो मेरा ब्याज भी 2% ही बढ़ेगा टोटल। 2 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 2% बढ़ेगा, जो कि कितने के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 1200 के बराबर होगा। यानी परसेंटेज में मेरा ब्याज 2 रुपया बढ़ता या पैसा 2 रुपया बढ़ता, रुपया में 24। ये क्वेश्चन याद होगा, मैंने बताया भी था, एक बार और आया था ना। HCF जो है और LCM जो है, दोनों में 20 गुना का रिलेशन है कि नहीं। दोनों का जोड़ करके 21x और दोनों का जोड़ 2520 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितने हो जाएंगे 120 ना। जैसे ही ये 120 होगा तो ये 2400 होगा ना क्या। और हम सब लोग जानते हैं LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 छक्के यानी 600 जो होगा मेरा वो दूसरी संख्या होगी। हाँ क्लियर। एक्चुअली शुरुआत में उसको करने से ये फायदा होता है कि जब डिस्कशन शुरू होती है तब थोड़ा माइंड तरोताजा रहता है। अब क्या होगा कि क्वेश्चन सब अगर इजी भी पकड़ में आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा डिस्कशन में। वैसे ये अच्छा सवाल है। क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया, यानी 100 रुपया का आप सामान खरीद के लाए थे और आप उस पे अंकित कर दिए कितना 120। अब इसका कोई काम नहीं है, आप ही बताइए आधा सामान कितने का हुआ, उसको आप 60 में बेच दिए, आधे सामान का अंकित मूल्य पर बेच दिए। एक चौथाई कितना हुआ, उस पे 20% का छूट देना पड़ा, तो आप कितने में बेच पाए 24 में। अभी भी आपके पास 30 रुपये का सामान है जिसपे आप 40% का छूट दिए, 12 रुपया छोड़ दिए, तो अब कितने में बेच पाएंगे। तो कुल मिला के आप कितने में बेच पाए, आपकी लागत कितनी थी, तो 2% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब बात समझ में आ गई, कहने का सेंस हुआ क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर पूरी तरह से समझ गए होंगे तो ऐसे नहीं बनाना है इसको, और ये भी भूल जाइए कि 20% अधिक अंकित भी किया। आप शुरू कीजिए यहां से, आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा यानी 100% पर बेचा, एक चौथाई को वो 20% के छूट यानी कितने परसेंट पर बेचा, उसके बाद जो एक चौथाई बच गए उसको कितने परसेंट पर बेचा। तो टोटल आपको कितने परसेंट मिल रहे हैं, 50 20 70 और 10 50 40 है ना 60%, तो 50 20 70 और 15 आपको कितना परसेंट मिल रहा, 85% मिल रहा है बिना अंकित के। आपने कितना परसेंट अंकित कर दिया है 40%, 20% अधिक अंकित किए हुए हैं, कितना परसेंट, तो 85 का 120% कितना होता है
तो 102% कब मिलता है? बिना अंकित किए हुए 20% पे 85 में बिक रहा, जबकि आप 20% अधिक अंकित किए हैं, तो 85 का 20% होता है 17, 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 102। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हर हमेशा फ्रैक्शन एक दूसरे से कटता नहीं है जल्दी। क्वेश्चन नंबर 79 में पहली संख्या अगर 100 हमने माना, दूसरी संख्या 200, तो तीसरी संख्या, क्वेश्चन के मुताबिक औसत 600 का, यानी टोटल 1800 होनी चाहिए। तो अब आप जो माने हैं उसी को डबल कर लीजिए, तो बांटने पर ये 200 होगा, ये 400, 6 1800 हुआ ना, तो 3 2 5 1 6 में बांटेंगे तो पहला हो जाएगा 300, 600 और 900। औसत है आपका कितने का? 600 का। टोटल कितना होगा? 1800। 1800 को 1 2 3 में बांट दिए। क्वेश्चन के मुताबिक ये 10% से बढ़ गया और ये 20% की कमी आ गई, ठीक। और औसत में 5% आप बढ़ाना चाहते हैं। औसत अगर 5% से बढ़ेगा तो टोटल भी 5% से बढ़ता है। तो टोटल आपका कितना है? तो 1800 से आप कितना करना चाहते हैं? 1800, उसमें से अगर ये देखा जाए तो 810 तो हो गए, तो बच कितने गए? 1000। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 180 बढ़ाना पड़ेगा। केवल यहां पर इंक्रीज पूछ रहा। परसेंटेज पूछा तो 20% डायरेक्ट दिख रहा। 900 के लिए 180 कितना परसेंट है? 20%। क्लियर ना? ग्लिसरीन के नमूने में 20% अशुद्धि मिलावट है। अब बाद में यही अशुद्धि कितना है? मिला क्या रहे हैं? तो मैं रात में भी डिस्कशन कर रहा था एलिगेशन का कि जब हम ग्लिसरीन मिलाएंगे तो अशुद्धि बराबर रहेगा। बराबर का मतलब क्या? पहले वो 50 लीटर में 20% था, अब कितना लीटर हो जाएगा पता नहीं, मान लिया पहले, लेकिन अब वो कितना परसेंट हो जाएगा? तो 5 से ये कट जाएगा, 10 मर्तबे परसेंटेज भी गायब, तो नया मिश्रण कितना हो जाएगा? अब पुराना था कितना, तो जो मिलाए वो कितना मिलाए? 150 मिलाए। नहीं हो गया? हम ये काम करेंगे ही नहीं कितना मिलाए नहीं मिलाए, हम ये सोच रहे हैं कि पुराना मिश्रण मेरा 50 था, नया मेरा x है। पुराने मिश्रण में 20% अशुद्धि थी, नए में 5% अशुद्धि है, तो मेरा नया मिश्रण कितना आया? 200। क्वेश्चन के मुताबिक 50 में मिलाई गई है, 50 से 200 होने में कितना मिलाया गया होगा? 150। जब तक रेशियो लेंगे तब तक में तो आंसर दे देगा। इसलिए तो मैंने रात में डिस्कशन लिया कि सब मेथड मतलब समझ गए खराब है, गंदा है, छिछी है। अच्छा, ए और बी के तुलना में अगर देखा जाए, ए बी और सी में बी का दुगुना समय किसको लगता है और सी को बी का 3 गुना समय लगता है। आओ, हाँ ठीक है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, समय में बदल देते हैं, जबकि काम समय से नहीं होता है, काम होती है ताकत से। तो उल्टा सोचिए, जिसको 3 गुना समय लगेगा उसकी क्षमता तिहाई होगी, और जिसको दुगुना समय लगेगा उसकी क्षमता आधी होगी। मान लिया कि ये 6 स्पीड से काम करता है, तो इसका 3 गुना समय लेता है, तो तिहाई क्षमता होगी, तिहाई क्षमता होगी। 3 गुना समय लिया तो 1/3 होगा ना, तो इसका मतलब कितना होगा? ये दुगुना अगर समय लेता है तो आधी क्षमता होगी। 3 6 और 2 का इसका एफिशिएंसी हुआ। अब आप मेंटली बना लीजिए, तीनों मिलके 6 3 9 2 11 के स्पीड से 12 दिन तक काम करता है, तो उसी काम को ए 3 के स्पीड से कितना दिन में करेगा? 44 दिन में करेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
यानी काम जब जब दिन से मानिएगा तो पहले दिन में जाइएगा, फिर दिन को आप पलटिएगा, फिर जाइएगा रेशियो ऑफ एफिशिएंसी में। काम ताकत से होती है तो बात समाप्त हो गई। 3 गुना समय लेने का मतलब तिहाई क्षमता है। तो मैंने मान लिया 6, जिसका हम तिहाई भी कर पा रहे हैं, जिसका हम आधा भी कर पा रहे हैं। अब मुझे पता चल गया 6 3 9 2 11 के रफ्तार से 12 दिन, तो ये अकेले 3 के रफ्तार से कितना दिन? काम वही है, 11 चौके 44। 82 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, इससे ये 3 गुना ताकतवर है, यानी 3 गुना तेजी से भरता है। अब कह रहा है दोनों अगर मिल जाए तो आप किस ताकत से काम करने लगेंगे? 4 के स्पीड से कितना मिनट? तो पिछला सवाल हुआ ना, धीमी रफ्तार वाला कौन है? 1 वाला है, तो कितना मिनट लगेगा? 144 मिनट 2 घंटे 24 मिनट के क्या होती है? इसीलिए स्पीड इनटू टाइम पे कंट्रोल करना है। स्पीड यहाँ पे क्षमता का काम करता है। अगर कहता तेज वाले का क्या हाल होता था, अभी समझ गए होंगे, 48 मिनट नहीं हो जाएगा। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 80 के रफ्तार से जाता है तो 7.5 घंटे लगता है, ये बात तो तय हो गई। 800 किलोमीटर की दूरी 40 के रफ्तार से जाएगा तो 20 घंटा लगेगा, नहीं लगेगा। 500 किलोमीटर की दूरी 400 के रफ्तार से जाएगा तो 1.25 घंटा लगेगा, नहीं लगेगा। 100 किलोमीटर की दूरी 50 के रफ्तार से जाएगा तो 2 घंटा लगेगा। मतलब कुल मिला के 20 7 27 1 28 2 30.75 घंटे में वो कितनी दूरी गया है? 600 8 14 5 19 1, तो 2000 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने में कुल समय कितने लग गए? दशमलव का कैलकुलेशन होगा, सीधे 4 से गुना कर देंगे, नीचे ऊपर दशमलव साफ। नीचे 4 से गुना कर देंगे तो 123 दिखेगा आपको, ऊपर 4 से गुना करने पर 8000 दिखेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 65.5/123। पीडीएफ सब लोगों को कौटिल्या जीएस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कौटिल्या जीएस ऑफिशियल चैनल है, कौटिल्या जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, या द पाथवे ऑफिशियल पे मिल जाएगा, या समरेश सर रीजनिंग, तीनों में से कोई भी चैनल आपके पास है तो उस पे मिल जाएगा, नहीं तो कोई एक ज्वाइन कर सकते। 5 मीटर चौड़ाई वाले लंबवत रास्ते काटे जाने, मैंने एक दिन रास्ते पर पूरी चर्चा की थी, इसलिए डिस्कशन करने का फायदा है। जब रास्ता एक दूसरे पर लंबवत अगर काटे तो मैंने कहा था कि रास्ता का झंझट ही समाप्त हो जानी चाहिए। लंबाई प्लस चौड़ाई अब माइनस रास्ता की चौड़ाई इंटू रास्ते की चौड़ाई बराबर रास्ते का क्षेत्रफल। मान लीजिए आपको पूरा रास्ता के बारे में जानकारी चाहिए, रास्ता कितने तरह का होता है, तो वो भी अपने चैनल पे रास्ता पर दिए हुए हैं। कौटिल्या जीएस पे ऑलरेडी टेस्ट में हम डिस्कस कराए हुए हैं, तो इस सवाल में रत्ती भर समय नहीं लगना चाहिए। पढ़िए आप, 80 और 60 140। रास्ता कितना मीटर चौड़ाई है? तो 140 माइनस 5 135 गुने 5 675, यानी पूरा रास्ता का क्षेत्रफल 675 है, जिसमें कॉमन उमन सब खत्म। 10 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से आप अगर रास्ता पर कंकर बिछाएंगे तो 6750 लगेगा। ये यहाँ पे W क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल है, मतलब सॉरी चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल का पूरा फॉर्मूला ही हो गया। और ये किस में लगाएंगे? तो ये लगाएंगे केवल और केवल जब एक दूसरे पर लंबवत हो। क्लियर यहां तक? किसी बेलन के अर्ध व्यास को, त्रिज्या को हम क्या कर देते हैं? 50% कम कर देते हैं, मतलब 2 से 1 कर देते हैं त्रिज्या, नहीं। और ऊंचाई को हम 50% बढ़ा के 2 से 3 कर देते हैं।
हम सबको पता है कि आयतन में आर स्क्वायर एच होता है, तो आयतन इसका क्या होगा 2 का स्क्वायर गुने कितना, और इसका आयतन क्या होगा 1 का स्क्वायर गुने कितना। तो जिसका आयतन पहले 8 था अब आयतन कितना कितना घटेगा, कितना से घटेगा 62.5% की कमी आएगी, होगा ना, क्योंकि बेलन के आयतन में पाई कांस्टेंट होता है और आर स्क्वायर इंटू एच पर आयतन डिपेंड करता है। त्रिज्या 50% से कम होने का मतलब 2 से 1 और ऊंचाई 2 से 3। आयतन कैसे निकालते, पाई आर स्क्वायर एच, 2 दूनी 4 दूनी 8, पुराना आयतन नया आयतन 3। इसका मतलब हो गया कि 62.5% की कमी होगी। पिछले क्लास को अगर आप किए होंगे तो याद होगा 3 4 5 पे उच्चतर क्या होता है 6 ही होता है, नहीं। तो यहां पर कह रहा है 12 सेंटीमीटर के व्यास वाले ठोस गोले को पिघलाया, मतलब 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का आयतन 4/3 पाई तो सब में होगा। इसको पिघला के आप 3 गो गोला बनाए लेकिन आधा है, हाँ या ना। तो कितने गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, तो हम सब अब समझ गए होंगे कि 3 4 5 अगर है तो 6 होगा। हम तो सीधे सीधे 3 मार देते हैं, झंझट खत्म। 4 5 तो सबसे छोटे की त्रिज्या कितनी होगी। वैसे अगर बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब, और यहां पे हमने 6 का क्यूब कर दिया, इसीलिए नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया कट गया है, समझ गए। अब हमसे क्वेश्चन में x का मान हुआ 3, तो ये 3 तो हो गया इसका व्यास, हमसे पूछ रहा है क्या त्रिज्या ना। x का मान 6 हो रहा है, 6 का क्यूब कट जाएगा, x का मान 1 आएगा। अच्छा हड़बड़ी में लिख दिया, x का मान होगा 1, x का मान कितना होगा, अरे भगवान हम भी तो गड़बड़ कर दिए, आप लोग के चक्कर में हम लोग भी गड़बड़ हो जाएंगे। यहाँ 6 का क्यूब त्रिज्या लिखे हैं, यहाँ व्यास है, तो एक काम कीजिए यहां पर आप क्या कीजिए 12 का क्यूब, तब आप 3 मार दीजिएगा, जो हमने 1.5 मार दिया उल्टा करके, 3 त्रिज्या व्यास है ना। अब आप देखिए कि 3 4 5 कट जाएगा, 2 का क्यूब बच जाएगा, x बराबर कितने हो गए 2 ही हो गया, तो 3 दूनी 6 व्यास। इसीलिए मैंने कहा, और डायरेक्टली हम लोग कैसे बनाते हैं 3 4 5 के क्यूब का जोड़ ही क्या होता है 6 का क्यूब होता है, इसीलिए 3 4 5 अगर त्रिज्या होगी तो 6 उसकी क्या होगी कंबाइंड त्रिज्या होगी। 87 नंबर क्वेश्चन में एक ट्रेन 168 352 का प्लेटफॉर्म 520 मीटर जाएगा, 520 मीटर की दूरी जाने में कितना सेकेंड 39 सेकेंड। तो क्लियर दिख रहा होगा 40/3 मीटर पर सेकेंड 18/5 से गुना करते हैं, 18 बट्टे कितना, तो 5 छक्के 5 अट्ठे 40, 3 छक्के 18, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका जब होल स्क्वायर करते हैं तो 3 + 2√2 आता है। कंपेयर करके देखिए, a की जगह पे 3, b की जगह पे 2, तो a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 4.5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7.5 सेंटीमीटर भुजा के 3 घन को पिघला करके नया घन बनाया, मतलब किलोमीटर कहां से होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा सेमी सेमी। तो घन को जब आप पिघलाते हैं तो क्या होगा, तीनों घन का जो आयतन होगा, ये क्यों कहता हूं कि रट्टा मार के रखिए, यहां पर भी आप देखिए 3 4 5 का रेशियो है, नहीं है। अगर आपने इसमें से 1.5 का क्यूब कॉमन ले लिया तो ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब होगा। तो क्यूब रूट करेंगे तो 1.5, इसका तो 6 हो जाएगा। इसीलिए मैंने पिछले वाले में भी कहा कि रट्टा मार के रखिए, 3 4 5 के क्यूब का जोड़ हमेशा 6 के क्यूब के जोड़ के बराबर होती है। एक ही सेट में 3 गो सवाल पकड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 90, ये तो कल है वाला क्वेश्चन है, याद हो गया होगा, सबको याद है ना। चलिए ओके, बाय बाय।